बात होगी भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में सत्ताधारी दल एनडीए की अगुवाई करने वाली बीजेपी। अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, यह आने वाले दिनों की राजनीति का एक बड़ा सवाल है। अब आप में से बहुत लोग कह सकते हैं भाई तय करने दीजिए बीजेपी को, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तय कर लेंगे। पर यह सवाल इतना सरल भी नहीं है। There are wheels within wheels, इसमें बहुत सारे पेच हैं। दरअसल मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो एक्सटेंशन पर हैं। इस साल जून में जब लोकसभा के नतीजे आए तब उनका कार्यकाल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नतीजे मुफीद नहीं थे। बीजेपी को लगा झटका, जोर का झटका, धीरे से 370 पार करने वाली अपने दम पर और 400 पार एनडीए ले जाएगा सीटें कहने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी नहीं ले पाई। और उसके बाद कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले थे, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो यह झटका कहीं जलजले में तब्दील ना हो जाए, तो बड़ा फैसला अभी रोक लिया जाता है। क्या उसी के चलते बीजेपी ने थोड़ा और वक्त दे दिया जगत प्रकाश नड्डा को। अब नतीजे तो आ गए हैं, तो अब बीजेपी तय करेगी अपना अध्यक्ष। पर इसमें एक और पर आ गया है, और पर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। बीजेपी और संघ के रिश्तों में कुछ तलखी है। यह ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने एक बयान देकर कह दिया कि हम पहले अक्षम थे, अब सक्षम हो गए, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। पर अब जो ये नतीजे आए हैं, खास हरियाणा और महाराष्ट्र में, आरएसएस ने बता दिया क्या, हमारे बिना तुमसे ना हो पाएगा। और अब आरएसएस के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल फिर से आ गया है क्या। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में बड़े चेहरे कौन हैं जो इस रेस में हैं, ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल हो जाता है। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल लेकर तैयार हो जाइए। 7303622833 पर भेजिए। बीजेपी का अब नया अध्यक्ष कौन होगा, और यह सवाल इसलिए है क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष तो हैं, 2019 में वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, और फिर 20 जनवरी 2020 को बाकायदा अध्यक्ष बने। 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया गया, और वो एक्सटेंशन इन्हें मिली जून 2024 तक कि भाई लोकसभा के चुनाव हैं वो भी पूरे कर लिए जाएं, और 370 तो हमारे आ ही रहे हैं। और एग्जिट पोल्स ने भी कह दिया कि भाई 370, 400 पार है एनडीए, तो बम बम थी बीजेपी अपने विजयी चुनावी रथ पर पूरी ऊर्जा के साथ, बुलंद हौसलों के साथ वो सवार थी। लेकिन स्पीड ब्रेकर आ गया बीच में, जबरदस्त ब्रेक लगा, मोमेंटम छूटता दिखा, रुकता दिखा बीजेपी का। बीजेपी 240 सीटें ही ले पाई, बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम, और बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रूप में 2 बड़ी बैसाखियों की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ तो ली नरेंद्र मोदी ने, लेकिन यह तीसरी बार जो सरकार बनी, ये मोदी 3.0 की जगह एनडीए 3.0 बनकर आई, क्योंकि यहां पर बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाई थी। तो अंदर खाने चर्चा हुई, भाई ये क्या हुआ। और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। और 4 जून को चुनावी नतीजे जो आए, वहीं सिलसिला नहीं थम रहा था। मुंह बाए खड़े थे 4 राज्यों में चुनाव, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो अंदर खाने से खबरें ये आई कि भाई यहां पर भी अगर मोमेंटम इसी तरह से झटका खा गया
खुदा न खास्ता कहीं कोई हार हो गई तो नए अध्यक्ष के लिए यह अच्छा मुहूर्त नहीं होगा, अच्छा शगुन नहीं होगा। अभी डोंट अपसेट द एप्पल कार्ट सो एज टू से। अभी जो चीज चल रही है उसी को और दुरुस्त करके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा और वक्त दे दिया गया जगत प्रकाश नड्डा को। अब जगत प्रकाश नड्डा ने दरअसल ठीक चुनाव के बीच अप्रैल के महीने में एक बयान भी दे दिया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को यह बयान दिया गया था, 18 अप्रैल वो तारीख थी, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पहले हम अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। अब ये यूं ही अनायास ही शब्द तो नहीं निकले, और निकल भी जाएं तो बयान में मरम्मत करने, रफू करने वाला बयान अगले दिन आ जाता है कि नहीं नहीं मेरे मायने ये नहीं थे, ये गलत अर्थ निकाला गया है, शब्दों का अनर्थ कर दिया वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष होने के बावजूद अपने आप तो ये बयान नहीं दे सकते, तो क्या इसमें बीजेपी, जिसमें दो सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनकी कोई रणनीति भी थी कि भाई ओवर डिपेंडेंस हर चीज में आरएसएस, वो तो सामाजिक और सांस्कृतिक एक संगठन है, उनको वहीं रहने दिया जाए, हम अपना काम खुद देख लेंगे। क्या यह संदेश संकेत देने की भी कोशिश की जा रही थी? सियासी गलियारों में, राजनीतिक हल्के में यह चर्चा बड़ी तेजी से बढ़ी। अब चुनाव 4 राज्यों में होने थे, पर चुनाव आयोग अपने लॉजिक से भी काम करता है, तो चारों राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, और हरियाणा में जहां तमाम जानकार और एग्जिट पोल, फिर से उन्होंने गच्चा खाया, और पत्रकार सब जो आकलन कर रहे थे कि बीजेपी तो हारेगी हरियाणा में, वहां पर हार के मुंह से जीत खींच लाए बीजेपी, इतिहास रच दिया, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का हरियाणा में। जम्मू कश्मीर हार गए, लेकिन बड़ी खबर, हरियाणा बन गई। और फिर आए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, और महाराष्ट्र में जहां 122 सीटों से ऊपर कभी बीजेपी अपने दम पर नहीं ले पाई थी, वो 132 पर पहुंच गई। 288 में से 235 सीटें, अप्रत्याशित मैंडेट, चारों खाने चिट कर दिया महाविकास अघाड़ी को, पटक दी उनकी गाड़ी, पटखनी दे दी, एनडीए के गुब्बारे से हवा निकलती दिखाई दी। बावजूद इसके कि झारखंड इंडिया जीत गया, पर राजनीतिक अहमियत महाराष्ट्र की थी। अब इस कहानी में एक सब प्लॉट था। बीजेपी की तो फिर से वो जो माथे पर शिकन की लकीरें थी, चिंताएं थी, वो चेहरा जो लटक गया था 4 जून को, वो धमक फिर से दिखाई देने लगी। वो कदमों में जो वो तेजी होती है, स्प्रिंग इन द स्टेप्स सो एज टू से, वो दिखाई देने लगा। पर इसमें एक कहानी ये भी हुई, साथ साथ आरएसएस सामने आया। आरएसएस कभी सीधे सीधे किसी भी जीत का सेहरा नहीं बांधता दिखता है अपने सर पर आरएसएस ने कहा देखिए हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हरियाणा में, महाराष्ट्र में तो 1.25 लाख सभाएं हमने की, और देखिए नतीजे आपके सामने हैं। तो आरएसएस दरअसल क्या ये कह रहा है कि देखिए हम जो बताएं, जो हम कहें वही सही, उसको मान लीजिए। और देवेंद्र फडणवीस, उनका मुख्यमंत्री बनना क्या उसी ओर इशारा भी करता है? एक खेमा बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने को लेकर अड़चने लगातार पैदा कर रहा था, पर समंदर तो लौट आया है, देवा भाऊ बन गए मुख्यमंत्री। तो अब किसका नंबर आएगा, और इसमें आरएसएस की चलेगी या दिल्ली
से तय होगा कि बीजेपी की कमान किसे दी जाए। अब इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान एक नाम है। अब तजर्बे, वरिष्ठता, सांसद भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़े समाज से आते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर भी हैं, मुख्यमंत्री वो भी रह चुके, 9 साल 118 दिन पुराने संघ के कार्यकर्ता। धर्मेंद्र प्रधान शांति से साइलेंटली वो काम करते रहते हैं पार्टी के लिए। भूपेंद्र यादव एक और चेहरा है, कई चेहरे हैं। तो किस पर दांव लगेगा, और इसी में अंदाजा भी लगेगा कि पावर सेंटर परिवार के अंदर, मैं संघ परिवार की बात कर रहा हूं, कहां जाकर टिकता दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और क्योंकि अध्यक्ष पद की रेस है तो बीजेपी अध्यक्ष की रेस जाना पहचाना चेहरा या नया फेस, और खट्टर, चौहान या प्रधान, बीजेपी की किसे कमान।